Swayam Prabha. Digital India. Educated India. डियर लर्नर्स, मैं आपका इस विषय पाश्चात्य दर्शन का इतिहास में स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यान में हम कल की चर्चा से आगे बढ़ेंगे और प्लेटो के एलेगरी ऑफ केव के का जो उद्धरण है उसको उनके विज्ञानवाद के विकास के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे। पुनः आज हम अरस्तु के ज्ञान मीमांसा एवं तत्व मीमांसा की चर्चा इस व्याख्यान में करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर निर्भय कुमार मिश्रा है। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ जेले विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। इससे पहले कि हम आगे इस व्याख्यान में दार्शनिक विश्लेषण करें, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अभी तक हम ग्रीक फिलॉसफी में कहाँ तक पहुँचे और क्या विकास को समझ रहे हैं। तो पिछले व्याख्यान में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ज्ञान एवं व्यवहार की समस्या को लेकर के थी, दर्शन में उत्पन्न हो गई थी। जिस तरह से ग्रीक पूर्वकालीन दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार के विरोधाभासी मत दिए और फिर सोफिस्ट दर्शन जो उनके विरोध में उत्पन्न हुआ, जिस तरह सोफिस्ट दार्शनिकों ने उन मतों को विश्लेषण किया और ये इस स्तर पर पहुँचे कि कोई भी निश्चित ज्ञान संभव नहीं है या ज्ञान की असंभावना प्रकट की। इससे आगे हम देखते हैं कि एक दर्शन को एक संरचनात्मक विकास मिलता है। कई दार्शनिक विभिन्न क्षेत्रों में, वो नेचुरल साइंस हो या दर्शन हो या नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र में हम देखते हैं एक ज्ञान मीमांसी और तत्व मीमांसीय विकास की तरफ दर्शन आगे बढ़ता है, जिसमें हम एक तार्किक विकास भी देखते हैं। जिस तरह से ग्रीक दार्शनिक प्रश्नों को हल कर रहे थे, विश्व की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे थे तरह तरह के दार्शनिक सिद्धांतों के माध्यम से, फिर हम देखते हैं कि वहीं इस जो मानव की जो बुद्धि की क्षमता थी कि वो विश्व की व्याख्या कर सकता है, उसके संरचनात्मक तत्वों का अध्ययन करके उनका विश्लेषण करके एक स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है। धीरे धीरे इस पर एक संदेह पैदा हुआ और एक असंतोष जो हमें सोफिस्ट दर्शन के विकास में दिखा। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि जिस तरह से हम व्याख्या करते हैं किसी भी तत्व की जानने की, सत्ता को जानने की, विश्व को जानने की, व्यक्ति के इस विश्व में स्थान को जानने की, विश्व में विभिन्न गतियों को समझने की, ग्रीक प्रबोधन काल जब हम देखते हैं तो एथेंस उसके लिए एक बहुत ही सुगम स्थल बन गया, जिसने कवियों को, दार्शनिकों को, राजनीति शास्त्र के विद्वानों को, नाट्य कला के विद्वानों को, साहित्य के विद्वानों को आकर्षित किया और बहुत ही यहाँ पर एक संस्कृति पली बढ़ी जिसके सारभूत में या जिसके अंतःतः में एक दर्शन का विकास चल रहा था। एक दार्शनिक परंपरा जन्म ले रही थी जो केवल इस बात किसी भी तत्व का विश्लेषण इस आधार पर नहीं कर रही थी कि वो तत्व किसी माइथोलॉजी या किसी का कहानी का कल्पना का एकमात्र व्याख्या हो, बल्कि उसके पीछे बुद्धिजीवी तर्क और बहुत सारे व्यवहारिक संवाद, बहुत सारे व्यवहारिक रीज़न और उनमें भी जो आत्मचिंतन या स्वतंत्र विचारधारा की प्रवृत्ति या जिसे हम क्रिटिकल फिलॉसफी कहते हैं कि आलोचनात्मक विश्लेषण की पद्धति दिखाई देती है। और इस तरह से ग्रीक प्रबोधन काल केवल साहित्य, कला, विज्ञान, दर्शन, राजनीति, धर्म के लिए ही एक नई क्रांति के रूप में, एक नई विचारधारा के रूप में एथेंस में जन्मा, बल्कि ये इन स्थितियों ने कहीं ना कहीं इस एनलाइटनमेंट ने उनके राजनीति, उनके व्यापार, उनके तत्कालीन तकनीकी विकास को भी आगे लेकर के गए। उसके बाद हमने देखा कि सोफिस्ट दर्शन के संदेहवाद ने किस तरह से ग्रीक दर्शन को प्रभावित किया और संदेहवाद ने कहीं ना कहीं सुकरात के दर्शन के लिए एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार की और सुकरात एक महान दार्शनिक
बिना कुछ लिखित दर्शन के भी एक महान दार्शनिक जिन्हें हम कहते हैं, उनकी महानता इस बात में थी कि जिस तरह सोफिस्ट ने दर्शन पर, धर्म पर, नीति शास्त्र पर, राजनीति शास्त्र पर और अन्य विषयों पर एक मौलिक प्रश्न खड़ा किया, वो था कि इनके जो अपने मूल सिद्धांत हैं वो मूल सिद्धांत व्यवस्थित नहीं हैं और मूल सिद्धांतों से हमें किसी निश्चित ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर कोई चीज़ है ए और हम उसको सिद्ध भी कर सकते हैं और उसको असिद्ध भी कर सकते हैं और दोनों के लिए विपरीत तर्क दिए जा सकते हैं, जैसा कि हमने देखा भी हेराक्लाइटिस, पार्मेनिडिस के विचारों में ये स्पष्ट विरोधाभास दिखता है। और इस तरह सोफिस्ट दर्शन ने ग्रीक दर्शन को संदेहवाद के रूप में प्रभावित किया, एक क्रिटिकल फिलॉसफी के विकास में या आलोचनात्मक दर्शन के विकास में आगे लेकर गए, आलोचनात्मक नैतिक विकास में भी आगे लेके, क्योंकि नीति शास्त्र भी ज्ञान पर निर्भर करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सुकरात के दर्शन में जिस तरह से सुकरात ने ज्ञान की संभावना को लेकर के ज्ञान की प्रतिष्ठा की, जिस तरह से उन्होंने सबका समावेश किया, जिस तरह से उन्होंने नैतिकता और ज्ञान को जोड़ा और ज्ञान के स्तर को, उसके मूल परिभाषाओं को व्यवस्थित किया, सोफिस्ट दर्शन का एक स्पष्ट प्रभाव ग्रीक दर्शन पर दिखता है। ग्रीक एवं सोफिस्ट दर्शन का प्रभाव सुकरात के दर्शन पर भी इस तरह से पड़ा। और उसके बाद हमने प्लेटो के दर्शन का विश्लेषण किया। प्लेटो एक महान ग्रीक दार्शनिक जिन्होंने अपने पूर्ववर्ती सारे विचारों का इतना सुंदर सामंजस्य अपने एक महान विज्ञानवाद के सिद्धांत में, जो कि ज्ञान का सिद्धांत भी कहलाता है, इस तरह से व्यवस्थित किया मानो कि सारे मत, माइलेशियन, आयोनियन, इलियाटिक और सोफिस्ट सभी प्रकार के दार्शनिक प्रश्नों को, उनकी समस्याओं को एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से सुलझाया। हालांकि उनके चर्चा के विषयों में, सुकरात के विचारों में और प्लेटो के विचारों में थोड़ा अंतर दिखता है। जहां प्लेटो के विचार एक दिव्य जगत की अवधारणा को लेकर चलते हैं, वो दिव्य जगत और ये व्यवहारिक जगत, इन दोनों में एक जो महान भेद है, इस भेद ने आगे चल करके अरस्तु के दर्शन को बहुत प्रभावित किया। और अरस्तु के दर्शन में जिस तरह से हम द्रव्य और स्वरूप की अवधारणा देखते हैं, प्लेटो के कुछ तर्कों का खंडन भी देखते हैं, तो प्लेटो के दर्शन ने स्पष्ट रूप से इस तरह से ग्रीक दर्शन को आगे प्रभावित किया है। आज की चर्चा में हम कल की चर्चा से आगे बढ़ेंगे। हमने प्लेटो के डिवाइडेड लाइन थियरी का अध्ययन किया था और वो बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है डिवाइडेड लाइन का जो हमने कल देखा, जिसके माध्यम से प्लेटो ने हमारे ज्ञान के जो उत्तरोत्तर विकास की भी चर्चा की है, या जो उन्हें द्वंद्वात्मक तरीका भी है उनका, वो कल हमने समझा था कि किस तरह हमारा जो ज्ञान का विकास है वो हमारे एक बहुत ही तुच्छ साधारण अनुभवों से, जिनमें कि हम बात कर सकते हैं कि कल्पना की बात करते हैं, और वो शुद्ध उदाहरणों में हम जब जाएंगे तो हमने कल डिस्कशन में देखा, जिससे कल हमने देखा कि बहुत ही तुच्छ स्तर जिसे हम कि कल्पना का स्तर कहते हैं, या जहाँ पे हमें काल्पनिक वस्तुओं का ज्ञान होता है, तो काल्पनिक वस्तुओं की जो कल्पना है, कल्पना से जो एक उत्तरोत्तर विकास है हमारा, कल्पना से हम अनुभव की तरफ जाते हैं, और अनुभव, ये दोनों ही हमारे मतों का निर्माण करते हैं, कल हमने देखा। इसके बाद हम थिंकिंग ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है या चिंतन की ज़रूरत पड़ती है, इसे हम कह सकते हैं एक चिंतन आवश्यक होता है। जो गणितीय विषय हैं हमारे, जैसे रेखागणित, बीजगणित और ज्यामिति के सिद्धांत हैं, जैसे एक त्रिभुज का सिद्धांत ही ले लें, तो इस तरह की जो समझ है जिसके लिए चिंतन की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से धीरे धीरे कल्पना, इमेजिनेशन से हम सेंसरी एक्सपीरियंस की तरफ जाते हैं, और सेंसरी एक्सपीरियंस से फिर हम थिंकिंग की तरफ आते हैं। थिंकिंग से फिर हम इस जो त्रिभुज हम खींचते हैं, इस त्रिभुज के लिए हमें एक मूल विज्ञान आकार चाहिए, इसे हम फॉर्म बोलते हैं प्लेटो की भाषा में, और इसके लिए हमें ज्ञान चाहिए होता है, जैसे कि प्लेटो कहते हैं, इसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। तो काल्पनिक वस्तुओं में कल्पना, इमेजिनेशन काम करती है, व्यवहारिक जगत के अनुभवों में हमारे अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंस काम करते हैं, और उसके ऊपर जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, गणितीय विषय हैं, जिनके लिए हमें चिंतन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें थिंकिंग चाहिए होती है, और थिंकिंग और इन गणितीय विषयों के मूल विषयों को समझने के लिए, जो कि उनके आकार हैं, जिन्हें हम मूल बिंब या मूल आकार भी कह सकते हैं, या जिन्हें हम फॉर्म कह सकते हैं,
फॉर्म के लिए ज्ञान चाहिए होता है, और फॉर्म के ऊपर भी जो प्लेटो का डिस्कशन है, जिसको कि वो शिव तत्व कहते हैं, या जिसे द गुड प्लेटो कहते हैं, तो जो द गुड की अवधारणा है उसके लिए मनुष्य के अंदर ज्ञान के ऊपर भी निर्विकल्पक अनुभूति जिसका नाम दिया है, और वो उसके लिए हमारे अंदर एक बहुत ही शुद्ध प्रज्ञा चाहिए, या प्रज्ञा जैसे इंटेलेक्ट बोल सकते हैं हम। तो ये जो इंटेलेक्ट है, या हम इसे प्रज्ञा बोलेंगे, प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। इस प्रज्ञा के माध्यम से ही वो द गुड या निर्विकल्पक अनुभूति का ज्ञान हो सकता है। तो इस तरह से हमने एलेगरी ऑफ केव में एक बहुत सुंदर उदाहरण देखा है। इस विश्व में हम किस तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं, चीज़ों को कैसे समझते हैं, जहाँ पे जाहिर सी बात है कि प्लेटो ने एक स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो प्लेटो ने एक अंतर किया है, उसको समझने का प्रयास करेंगे तो जो एक अंतर जो लाइन खींची है वो एक है ये कि एक दिव्य जगत है और एक व्यवहारिक जगत है। अब दिव्य जगत में जो है, जहाँ पे उनके विज्ञान लोग कह सकते हैं इसे हिंदी भाषा में, जहाँ हमारे आर्कीटाइप्स, फॉर्म्स, द आइडिया ऑफ गुड, ये सारी डायनेमिक्स काम करती है, ये सब चीज़ें ज्ञान के लिए काम करती हैं। और व्यवहारिक जगत में हमारी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे आभास हैं या कल्पना है या इमेजिनेशन है, ये जो उन्होंने जो अंतर किया है दिव्य जगत व्यवहारिक जगत का, इसने कहीं ना कहीं आगे चल करके एक प्रॉब्लम ऑफ फिलॉसफी, या जिसे हम दार्शनिक ज्ञान की समस्या कहते हैं, जिनमें महान दार्शनिक अरस्तु ने इसका एक अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो इस तरह से जो आइडिया है प्लेटो का, जो विचार है डिवाइड लाइन का, ये कहीं ना कहीं उनके ज्ञान सिद्धांत को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रकट करता है कि ज्ञान वाकई में हमें प्राप्त कैसे होता है, या निश्चित ज्ञान और निश्चित ज्ञान में जो अंतर है वो बहुत स्पष्ट होता है कि जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस जिसे बोलते हैं, या जो व्यवहारिक जगत है, उसमें हमें निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। वहाँ पे हमें केवल आभास हो सकता है, प्रतीति हो सकती है, या अनुभव हो सकते हैं। और निश्चित ज्ञान के लिए हमारी बुद्धि में एक विकास की आवश्यकता है, जो वस्तुओं के अनुभव से लेकर के उनके विचारों या उनके फॉर्म पर जाए, उनके स्वरूप और आकार का अध्ययन करे। इसके लिए थिंकिंग और इंटेलेक्ट की आवश्यकता होती है। उसके आगे हमने प्लेटो के एलेगरी ऑफ केव को, जो गुफा का उदाहरण जो देते हैं ज्ञान को समझाने के लिए, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है रिपब्लिक में। उन्होंने रिपब्लिक की इस एलेगरी ऑफ केव की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल जैसे कि हमने समझा कि जिस तरह से उन्होंने बताया कि ये कुछ मनुष्य जो कि उस केव में चेन से बांध दिए गए हैं, वो मुड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल वो सामने एक दीवार पर देख सकते हैं, और उसके ठीक पीछे एक रास्ता है जिसके पीछे एक आग जल रही है, और कुछ लोग इसी रास्ते से उन्हें कुछ चीज़ें दिखाते हैं जिनका प्रतिबिंब वो दीवार पर देखते हैं, और उसी को जानते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। जो आवाज़ें पीछे यहाँ से आती हैं उन्हें सुन सकते हैं। तो इस तरह से इस गुफा के उदाहरण को ज्ञान के विकास के संदर्भ में समझने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि सबसे पहला जो एक चरण है इसमें इम्प्रिजनमेंट इन द केव, इसको समझते हैं। तो जिस तरह से कैदी इम्प्रिजन्ड हैं उस गुफा में, बैठे हुए हैं, बंद बैठे हुए हैं, तो उनके लिए ज्ञान का केवल यही मतलब है, जो उन्हें प्रतिबिंब दीवार पर दिखते हैं वही उनके लिए सत्य ज्ञान है। इसके अलावा उनके लिए कुछ भी सत्य ज्ञान नहीं है। ये उसी को मानते हैं, उसी को समझते हैं, जबकि इनको जो मूल बिंब पीछे है वो नहीं दिखता, वो उसे देख नहीं सकते, इसलिए वो जो भी सामने देखते हैं उसे ही सत्य मानते हैं। इसी प्रकार मानव केवल व्यवहारिक जगत में जो भी उसे अनुभव होते हैं उन्हें ही सत्य मान लेता है, या अपने ओपिनियंस को, अपने मतों को ही सत्य मान लेता है और एकांगी हो जाता है, उन पे क्रिटिकल या आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं करता उनका, या उन तर्कों की तरफ जाने का प्रयास नहीं करता, जिससे शायद उसे ये समझने में आसानी हो कि कहाँ उसका मत ये अनुभव के आधार पर सही है या गलत है।
और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है हमारे ज्ञान के विकास में। तो अगर हम कैदी की तरह अपने अनुभवों से चिपक जाएंगे, उनका विश्लेषण नहीं करेंगे, उनकी आलोचनात्मक परीक्षा नहीं करेंगे, तो हम कभी भी उन अनुभव के जो नियम हैं, ये जो जिनसे वो सार्वभौमता आती है, सत्यता आती है, निश्चयता आती है, उस पर हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए जो इम्प्रिजनमेंट का जो आइडिया है या विचार है, वो ये दिखाता है कि हम अपने जो एकांगी ज्ञान है, जो अनुभव का आधारित ज्ञान, उससे चिपके हैं, जिससे कि हमें सत्य ज्ञान की कभी भी अनुभूति नहीं हो सकती। प्लेटो के हिसाब से जो व्यवहारिक प्रतीत के विषय हैं वो प्रतीति के विषय हैं, वो सत्य ज्ञान के विषय वस्तु नहीं है। इसलिए उनसे सत्य ज्ञान नहीं होता, उनसे केवल ज्ञान की झलक मिलती है या ज्ञान का प्रतिबिंब दिखता है, और यही इम्प्रिजनमेंट है। जब कभी एक कैदी कुछ प्रयासों से उस चेन से मुक्त हो जाता है और वो गुफा के बाहर रास्ते पे आता है, और बाहर आकर के वो देखता है कि एक सूर्य चकाचौंध चमक रहा है, और जब वो आँख ऊपर करता है तो सूर्य की आँख में उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वो कुछ भी नहीं देख पाता है वहाँ पर पे, और वो उस वेदना को भी सह नहीं सकता, वो पीड़ा जो उसको सामने होती, क्योंकि अभी वो इस तरह से एक अंधेरी गुफा में पीछे जिसके एक आग जल रही थी, वहाँ पे उसका आदी हो चुका है, उसका ही इज़ ए कस्टम, तो वो उसका आदी है उस तरह से चीज़ों को जानने का, समझने का। तो जैसे ही वो बाहर आता है तो उसके मन में एक पीड़ा और वेदना होती है, और वो उस वेदना उसके आगे नहीं जा पाता, या वो वापस आ जाता है। कभी वापस आकर के फिर जब वो अंदर आता है तो उसे फिर वही एक जो वो देखने की कोशिश करता है वो देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। तो इस तरह से डिपार्चर ऑफ द केव ये दिखाता है कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक वेदना, एक पीड़ा कष्ट, एक मार्ग से आपको गुजरना पड़ता है, और बहुत लोग वहाँ पे जा कर के भी वापस आ सकते हैं। बहुत लोग थोड़ा सा विकास करके उसको ही अंतिम सत्य मान करके वहाँ पे रुक जाते हैं, कि व्यवहारिक सत्य ही सत्य हो जाता है, उसके ऊपर वो नियमों ज्ञानों की चर्चा नहीं करते, या जो प्लेटो कहते हैं शुद्ध विज्ञान की अनुभूति या निर्विकल्पक अनुभूति या शिव तत्व की अनुभूति जो विकल्पों के आधार पर नहीं हो सकती, उस तक पहुँचने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास चाहिए। अब जब ये यहाँ पर कुछ प्रयासों से यदि व्यक्ति वहाँ ठहरता है, रुकता है, उस वेदना से गुजर जाता है, या उस प्रोसेस ऑफ थिंकिंग जिसे कह दें, या इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, या जो बुद्धिजीवी विकास से गुजर जाता है, और वो वहाँ पे रुक जाता है, ठहरता है, और चीज़ों को एक बड़े आयाम में या बड़े नियमों के आधार पर, सार्वभौम नियमों के आधार पर, या सूर्य के सामने स्थित होकर के वास्तविक विश्वों को देखता है और अपने आप को वहाँ पे स्थित करता है समझने की दृष्टि से। जब वो कुछ देर बाद वापस इस गुफा में आता है, बहुत महान प्रकाश से अंधकार में, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जैसे ही वो अंदर आता है तो वो ये अपने और जो कैदी बैठे हैं उनको बोलता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो कैदी होते हैं वो उसे रोगी मान लेते हैं। वो ये बात बताने की भी कोशिश करता है कि बाहर जो उसने देखा है वो अधिक सत्य है, अधिक निश्चित है, अधिक प्रकाशवान है, अधिक ज़्यादा सही या वैध है किसी एक निश्चित तर्क के लिए या किसी निश्चित ज्ञान प्राप्ति के लिए। लेकिन जो अभी ये कैदी ये बैठे हुए हैं, जिस तरह से वो देख नहीं पाता है, वो उसे एक मानसिक व्याधि या शारीरिक व्याधि के रूप में लेते हैं, और वो उसे या तो अगर वो ये प्रयास भी करे कि इन कैदियों को बाहर ले जाए, सत्य ज्ञान की तरफ ले जाए, तो या तो उसे मानसिक रोगी समझेंगे, या उसको मार भी सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 स्तर पे देखते हैं कि कैसे हम बद्ध हैं इन व्यवहारिक विषयों से, कैसे हम बाहर जाके वेदना की तरफ जाते हैं, वापस हम प्रयास करते हैं तो भी वो प्रयास संभव नहीं होता। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्लेटो का एल्गेरी ऑफ केव, ज्ञान के संबंध में, व्यवहारिक जगत और जो इन्होंने विज्ञान जगत की चर्चा की उसके संबंध में, और अनिश्चित ज्ञान और निश्चित ज्ञान के संबंध में, और हमारी जो एक व्यवहारिक जगत से जो हमारा एक जो व्यवहार है, जो हम चिपके रहते हैं उस तरह उसको ही सत्य मानते हैं, एकांगी को सत्य मानते हैं, अनुभव के आधार पर ही केवल निश्चित ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। उस तरह से इन सब तर्कों के लिए करके ये प्लेटो का अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है रिपब्लिक में। अब आगे हम प्लेटो के ग्रीक दर्शन में जो उनका विज्ञानवाद है, थ्योरी ऑफ आइडियाज़ इसे कहते हैं, उसको आगे समझेंगे तर्कों के आधार पर। यहाँ इससे पहले कि हम प्लेटो का विज्ञानवाद क्या है इस पर चर्चा करें, हम एक अंतर करने का प्रयास करेंगे जो कि सुकरात के दर्शन और प्लेटो के दर्शन में दिखता है।
यदि हम सुकरात का दर्शन भी प्लेटो ने ही लिखा और फेडो में सुकरात का जो विज्ञानवाद है वो दिखता है हमें, और जो प्लेटो का विज्ञानवाद है या जैसे कहें परिष्कृत विज्ञानवाद जिसको प्लेटो ने काफ़ी संशोधन के बाद पार्मेनिडेज़ में प्रस्तुत किया, इनमें एक अंतर दिखता है। सुकरात का विज्ञानवाद इंद्रिय जगत को विज्ञान जगत की अनुकृति मानता है। तो अनुकृति जब मानने की बात करते हैं तो ये प्रश्न उठता है कि अगर अनुकृति है तो क्या जो विज्ञान जगत है, जो दिव्य लोक से बोलते हैं प्लेटो, जहाँ पे फॉर्म्स हैं, आइडियाज़ हैं, तो क्या ये अनुकृति कहने से पूर्णतः असत हो जाता है? ऐसा एक आभास आता है क्योंकि वो केवल अनुकृति है। इसलिए प्लेटो ने इसमें एक जो संशोधन किया है वो ये है कि प्लेटो इंद्रिय जगत को विज्ञान जगत की अनुकृति कहने की अपेक्षा उसे एक्सप्रेशन मानते हैं या अभिव्यक्ति कहते हैं। उसके अभिव्यक्ति से वो जो सत और असत का जो अंतर है दर्शन में, रियल अनरियल का जो एक कन्फ्यूज़न पैदा होता है वो समाप्त होता है। दूसरा अंतर ये है कि सुकरात के विज्ञानवाद में जो विज्ञान जिसको शिव तत्व रूप में सुकरात कहते हैं कि एक निर्विकल्पक स्वानुभूति गम्य है, इसकी तरफ एक हमें केवल एक इशारा दिखता है और उसके बारे में बहुत स्पष्ट व्याख्या सुकरात के दर्शन में नहीं दिखती है। और कोई व्याख्या वैसे लिखित नहीं है, लेकिन तर्क के रूप में अगर व्याख्या हम देखते हैं तो जो रहस्यमयी तर्क है प्लेटो के उस दिव्य जगत में, जो विज्ञानों का जगत है, जिसे वो द आइडिया ऑफ गुड कहते हैं, साइंस ऑफ साइंसेस कहते हैं, या परम सौंदर्य, परम सत्ता और परम सत्य भी कहते हैं। अपनी सिम्पोजियम फ्रेडो और रिपब्लिक में इस तरह के जो चर्चा उन्होंने की है, इस जो उसका विज्ञान का स्वरूप है उसको लेकर के, तो ये शिव तत्व की एक स्पष्ट व्याख्या दिखती है, उसके नेचर के बारे में नहीं, लेकिन जिस तरह से उसका एक स्थान है दर्शन में, प्लेटो के दर्शन जो स्थान है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। जब हम सुकरात के विज्ञानवाद में आगे बढ़ते हैं तो जो सुकरात में जो विज्ञानों का बहुत्व है, जो प्रियोरिटी है, शिव तत्व में कैसे उसका विलय होता है, या कैसे जो द आइडिया ऑफ गुड है, या जो जिसको हम द आइडिया ऑफ गुड की संज्ञा देते हैं, ये आइडिया ऑफ गुड कैसे ये अन्य प्रकार के आइडियाज़ को रिलेट करता है जो हमारे इस विश्व में तरह तरह के चीज़ों का, विज्ञान अनुभवों का निर्माण हमें करते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो डायमोनिज्म है, या जो ये व्याख्या है वो स्पष्ट नहीं है सुकरात के दर्शन में। ये व्याख्या विज्ञान तत्व की, जो शिव रूपी तत्व है, इसकी अभिव्यक्ति प्लेटो के दर्शन में बहुत ही सुंदर मिलती है, क्योंकि प्लेटो जिस तरह से द आइडिया ऑफ गुड को के बाद द आइडिया ऑफ गॉड, गॉड के बाद जो ये वर्ड है, इन तीनों में जिस तरह से जो आइडिया है, जो विज्ञान है, ये भी विज्ञान है। द आइडिया ऑफ गुड इज़ ऑल्सो द सुप्रीम आइडिया, साइंस ऑफ साइंस। गॉड भी एक विज्ञान है और विज्ञानों के निहित है, विज्ञानों से बद्ध है, और वर्ल्ड में भी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी विज्ञानों से ही प्रचालित हैं, चालित हैं। तो इस तरह का जो एक एनालिटिकल या जो विश्लेषण दिखता है हमें, वो प्लेटो के दर्शन में एक स्पष्ट अभिव्यक्ति दिखती है। प्लेटो के विज्ञानवाद के बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्पष्ट रूप से हम 5 प्रकार के तर्कों के माध्यम से प्लेटो के विज्ञानवाद को समझ सकते हैं। सर्वप्रथम हम प्लेटो के विज्ञानवाद को ज्ञान मीमांसी आधार पे एपिस्टेमोलॉजिकली समझेंगे कि कैसे ये ज्ञान की संरचना के मूल विषय है। फिर हम इसका अध्ययन लॉजिकली या स्वरूप की दृष्टि से करेंगे, ज्ञान किस तरह से एक स्वरूप का निर्माण करता है, या ज्ञान कैसे उसको फॉर्म करता है, इसका अध्ययन करेंगे। उद्देश्य की दृष्टि से विचार कर सकते हैं, जो टेलियोलॉजिकली है, कि कैसे इस विश्व में जो विज्ञान है वो विश्व में हर एक चीज़ का उद्देश्य निर्धारित करते हैं, या हर एक जो चीज़ें हैं विश्व में वो उसी उद्देश्य की तरफ उत्तर अग्रसर हैं, जहाँ में एक विकासवाद की झलक दिखाई देती है। क्योंकि हमें यहाँ पे यह समझना होता है कि जो प्लेटो का दर्शन है या अरस्तू का दर्शन है,
उसमें जो उद्देश्यवाद है, टीलियोलॉजिकल जो तर्क है, उद्देश्यपूर्णता से जो तर्क है, उसमें और जो ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस का जो परमाणुवाद है, उसमें एक बड़ा अंतर है, जो दार्शनिक अंतर है, फिलोसॉफिकल डिफरेंस है। क्योंकि परमाणुवाद में कहीं ना कहीं जो विश्व की व्याख्या है वो काफ़ी मैकेनिकल है, क्योंकि वहाँ पे परमाणुओं में स्वयं का गुण गति है, परमाणुओं की गति उनके अंदर ही है और वो उसी गति से ही संचालित हैं, विश्व में का निर्माण करते हैं, विश्व में गति का निर्माण करते हैं। जिस तरह से डेमोक्रिटस ने एक स्पेस में उसको माना या देश काल में माना, उस परमाणु को देश में स्थान दिया, और उन्होंने एक ऐसा भी स्थान माना जो रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर कोई अगर मान लेते हैं कोई परमाणु एक्स है जिससे कोई डायनामिज्म या कोई गति विश्व में बन रही है और एक उसको गति करनी है, तो उसे वो वहीं गति नहीं कर सकता है, क्योंकि परमाणु के लिए एक रिक्त स्थान चाहिए जहाँ रिक्त स्थान में ही मोशन होता है। लेकिन ये मोशन का जो गुण है ये इस एक्स में ही है, एक्स के बाहर नहीं है। तो इस तरह से जो उद्देश्यपूर्णता है वो हमें वहाँ नहीं दिखती, जितनी की उद्देश्यपूर्णता हमें प्लेटो के दर्शन में और अरस्तू के दर्शन में बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है, जिसको कि अरस्तू पोटेंशियलिटी और एक्चुअलिटी के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं कि कैसे अव्यक्त को व्यक्त करने की श्रृंखला में उत्तरोत्तर हर चीज़ इस सृष्टि में एक नियम के आधार पर अपने सर्वोत्तम को, या जो जिसे द आइडिया ऑफ गुड कहा है, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रही है। तो उद्देश्य की दृष्टि से भी हम विचार करेंगे प्लेटो के दर्शन का। फिर हम मेटाफिजिकली या ऑन्टोलॉजिकली ये समझने की कोशिश करेंगे कि तत्वमीमांसीय चर्चा में विज्ञान का सत्तात्मक स्वरूप क्या है, क्या ऑन्टोलॉजिकली विज्ञान है क्या, और अंततः हम रहस्यात्मक दृष्टि से मिस्टिकली, जिसमें कि हम द आइडिया ऑफ गुड को एनालाइज करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, और उसके लिए हम फेडो और सिम्पोजियम और फ्रेडरस जैसी जो कृतियां हैं प्लेटो की, उनसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसका डिस्कशन करेंगे। अब हम ये इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि ज्ञान मीमांसी रूप से विज्ञानवाद को कैसे स्पष्ट करें, विश्लेषण कैसे करें। तो सर्वप्रथम जो विज्ञान है, जिसको प्लेटो ने विज्ञान कहा है, या इसे वो फॉर्म बोलते हैं, आइडिया भी कह सकते हैं। ये आइडिया आगे चल कर के बहुत अलग तरीके से हमें दिखता है, जैसे कि बुद्धिवाद और अनुभववाद में, रेशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट में ये आइडिया डिफरेंट रहता है, क्योंकि यहाँ रेशनलिस्ट में आइडिया इज़ द प्योर आइडिया बाय द माइंड, और एम्पिरिस्ट का जो आइडिया है वो एक्सपीरियंस से जनरेट होता है। तो ये चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ हम इतना समझते हैं कि ये विज्ञान है क्या, विज्ञान क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करें। तो विज्ञान, पहली बात तो विज्ञान जो है वो एक प्लेटो के हिसाब से एक दिव्य जगत में उसकी जो ओरिजिनल, या जिसे कहेंगे हम शुद्ध सत्ता जो है, वो विज्ञान की एक विज्ञान जगत जिसे मानते हैं, वो जैसे वो द वर्ड ऑफ डिवाइन कह सकते हैं, डिवाइन वर्ड कह सकते हैं, उसमें मानते हैं। और ये एक, अगर व्यवहारिक जगत की बात करें, जैसे जहाँ पर मनुष्य हैं, चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जैसे बोल सकते हैं हम, वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं उसे हम, WOO। तो WOO में अब विज्ञान के अनुसार, या उसके ये जो वर्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, या जो हम सभी लोग हैं, हमारे जितने विज्ञान हैं, या मनुष्य का विज्ञान हो, या लंबाई का विज्ञान हो, या गुणों का विज्ञान हो, ये हर विज्ञान अपनी जो अभिव्यक्ति है वो इस मूल विज्ञान से लेता है। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे आइडिया आई है और विश्व में उसके अनुसार एक कोरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स है, तो इसे कहेंगे IO। और आई क्या है, वो विज्ञान है, और जो ऑब्जेक्ट है वो उसका एक एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति मात्र है, उसकी अभिव्यक्ति कहेंगे उसे। या ये O जो है वो आई में पार्टिसिपेट करता है, प्रतिभाग लेता है, और जितना ज़्यादा प्रतिभाग लेता है वो उतना विज्ञान के करीब हो जाता है प्लेटो के अनुसार। तो विज्ञान, ज्ञान के मूल विषय, इन्हें हम क्या कहेंगे कि जो विज्ञान है
वो हमारे ज्ञान का एक मूल विषय है। ओके, तो इसे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, तो इसे मूल विषय कहेंगे ज्ञान का। इसके बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, निश्चित ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। विज्ञान क्या है? विज्ञान अपने आप में एक अपरिणामी, जिसमें कोई परिणाम नहीं, कोई बदलाव नहीं, चेंज नहीं, नित्य है, इटर्नल है, उत्पत्ति विनाश रहित है, जिसकी उत्पत्ति ना उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है, जो अपरिणामी रहेगा, जो नित्य रहेगा, जो उत्पत्ति विनाश रहित रहेगा, जो अनचेंजेबल रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो निरपेक्ष है, जो जिसकी एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस है। हाँ, एब्सोल्यूट इन द सेंस कि वो एक सबस्ट्रेटम है, ज्ञान का अधिष्ठान है। तो इस तरह से ज्ञान के मूल विषय क्या है? वो हमारे विज्ञान है, वो उनके सबस्ट्रेटम है, जिसके अंदर ज्ञान होता है। तो हमें ज्ञान के विषय की सत्यता पर संदेह नहीं होता है। जैसे कि हमने ग्रीक दर्शन में देखा कि हेराक्लाइटस को भी अपने परिवर्तन को निश्चित मानना पड़ेगा, परिवर्तन के नियम को निश्चित मानना पड़ेगा। ये जो नियम है वो ज्ञान का मूल विषय है, उसका सबस्ट्रेटम अधिष्ठान है। जैसे कि पार्मेनिडीज को भी अपने परम सत्य को निश्चित मानना पड़ा, नित्य मानना पड़ा, विनाशी मानना पड़ा। तो संदेह के लिए संदेह है, वो जो नियम के रूप में संदेह है, उसको भी निश्चित मानना पड़ता है। तो इस तरह से बिना अधिष्ठान के हमें ज्ञान नहीं हो सकता है, यानी जो सबस्ट्रेटम है उसके आधार पे ही सब्सटेंस का हमें ज्ञान होता है। तो ज्ञान मीमांसी रूप से जो प्लेटो का दर्शन है या प्लेटो का विज्ञानवाद है, तो विज्ञान जो है वो ज्ञान के मूल विषय हैं, एक सत्य निश्चित ज्ञान के मूल विषय हैं। और प्लेटो का मानना है कि ये जो सत्य निश्चित ज्ञान है वो हमें विज्ञानों के अभाव में नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे व्यवहारिक जगत के जो विषय हैं वो सत्य ज्ञान में केवल की अनुकृतियाँ हैं, केवल वो मात्र उसकी अभिव्यक्ति है, वो मूल विषय, मूल ज्ञान नहीं है। तो मूल ज्ञान के लिए हमें विज्ञानों पर ही निर्भर करता है। इस तरह से मूल विज्ञान जो है या जो विज्ञान है वो ज्ञान का मूल विषय बन जाते हैं, सबस्ट्रेटम बन जाते हैं। अब यहाँ पर एक चर्चा ये होती है कि क्या ये विज्ञान और जो हमारे जो अनुभव के विषय हैं, इन दोनों में एक पूर्ण अत्यांतिक भेद है क्या? एक अत्यांतिक भेद है ये, या पूर्ण सत्य, एक को पूर्ण सत्य मान लें, और क्या एक पूर्ण असत्य है? ऐसा अत्यांतिक भेद है। तो प्लेटो कहते हैं कि ये जो विज्ञान है वो इमेनेंट भी है, यानी ये अनुस्यूत भी है। इमेनेंट है, यानी ये जो विज्ञान है वो हमारे सभी विषयों में अनुस्यूत है, उनमें निहित है। तो इसकी चर्चा आगे करेंगे, कैसे वो सामान्य के रूप में निहित है, जो तर्क है हमारा सत्ता की दृष्टि से, उस पर जाके इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वो अनुस्यूत है, इमेनेंट है। इमेनेंट कह देने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो हमारे विषय हैं अनुभव के, वो पूर्ण असत नहीं है। हाँ, वो पूर्ण सत्य भी नहीं जिस तरह से विज्ञान है। तो विज्ञान में और हमारे अनुभव के जो विषय हैं, जो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे अनुभव के विषय जिन्हें हम कहेंगे, इनमें एक संबंध है कि विज्ञान इनमें अनुस्यूत है, इसीलिए इनके ज्ञान की संभावना बनती है, इनके निश्चित ज्ञान की संभावना होती है, ज्ञान होता है। लेकिन ये जो अनुभव के विषय है पूर्णतः सत्य नहीं, क्योंकि पूर्णतः सत्य तो वो विज्ञान ही है, लेकिन ये पूर्णतः असत भी नहीं है, क्योंकि ये अनुस्यूत है, इमेनेंट है। तो इस तरह से इमेनेंट है और ट्रांसेंडेंट है, जैसे हम कहते हैं पर हिंदी में, इमेनेंट एंड ट्रांसेंडेंट। तो पर इस तरह अर्थात में है कि विज्ञान की जो सत्ता है वो अनुभव के विषयों की सत्ता पर निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। तो ये जो ज्ञान के जो मूल विषय हैं उनकी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, या जैसे कहेंगे हम स्वतंत्र सत्ता है इनकी, और अपनी सत्ता के लिए ये अनुभव के विषय पर निर्भर नहीं करते, स्वतंत्र सत्ता इनकी है। इस तरह से ये पर भी है, क्योंकि और अनुस्यूत इसलिए है क्योंकि ये जो अनुभव के विषय हैं इनको अपने ज्ञान की निश्चितता के लिए इन विज्ञानों पर निर्भर करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ज्ञान मीमांसी तर्क में कि विज्ञान कैसे अनुस्यूत भी है और पर भी है,
इमेनेंट भी है और ट्रांसेंडेंट भी है। और ये बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हमें प्लेटो के विज्ञानवाद में मिलता है। लेकिन ये पूर्णतः असत भी नहीं है, क्योंकि ये अनिश्चित है, इमेनेंट है। तो इस तरह से इमेनेंट है और ट्रांसेंडेंट है, जैसे हम कहते हैं पर हिंदी में, इमेनेंट एंड ट्रांसेंडेंट। तो पर इस तरह अर्थात में है कि विज्ञान की जो सत्ता है वो अनुभव के विषयों की सत्ता पर निर्भर नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। तो ये जो ज्ञान के जो मूल विषय हैं उनकी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, या जैसे कहेंगे हम स्वतंत्र सत्ता है इनकी, और अपनी सत्ता के लिए ये अनुभव के विषय पर निर्भर नहीं करते, स्वतंत्र सत्ता इनकी है। इस तरह से ये पर भी हैं, क्योंकि और अनुस्यूत इसलिए है क्योंकि ये जो अनुभव के विषय हैं इनको अपने ज्ञान की निश्चितता के लिए इन विज्ञानों पर निर्भर करना पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं ज्ञान मीमांसीय तर्क में कि विज्ञान कैसे अनुस्यूत भी है और पर भी है, इमेनेंट भी है और ट्रांसेंडेंट भी है। और ये बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन हमें प्लेटो के विज्ञानवाद में मिलता है। इस तरह से हमने देखा कि विज्ञान ज्ञान के वास्तविक विषय हैं। विज्ञान नित्य, अपरिणामी, स्वतः सिद्ध है। हमारे ज्ञान में जो सार्वभौमिकता, एकरूपता और निश्चयात्मकता आती है वो विज्ञानों से ही आती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्लेटो पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में वैज्ञानिक ज्ञान की स्थापना के प्रथम संस्थापक दिखते हैं। अगर इसी बात की तुलना हम कांट से करें, जैसे कांट ने अनुभववाद और बुद्धिवाद में जो विरोध था उसका समन्वय किया था और वैज्ञानिक ज्ञान की स्थापना की थी, उस संदर्भ में प्लेटो सबसे अग्रणी हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्लेटो ही ने बताया कि जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सर्वथा असत नहीं है या अनावश्यक नहीं है, या उसकी कोई ऐसा नहीं कि उपयोगिता नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान की उपयोगिता विज्ञान ज्ञान की प्रतीति में है, या उसको बिना व्यवहारिक ज्ञान के हमें विज्ञान ज्ञान का संस्मरण भी नहीं हो सकता। कि फिडो में भी कहा गया है कि व्यवहारिक ज्ञान की सार्थकता, उपयोगिता या आवश्यकता इस बात में भी है कि व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से ही जो आत्मा में संस्मरण है उसके, या विज्ञान के जो संस्मरण हैं उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान की आवश्यकता है। और इसी बात को एक वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर, 12 बुद्धियों के विकल्पों के आधार पर कांट ने जिस तरह से ज्ञान की स्थापना की थी, कांट ने भी अनुभव को उचित स्थान दिया। उसी प्रकार जो विज्ञानवाद में प्लेटो का जो सिद्धांत है, इसमें व्यवहारिक और विज्ञान जगत जो है इनमें कोई परमार्थिक भेद नहीं है। ज्ञान के स्तर पर एक व्यवहारिक भेद है, एक स्तर का भेद है, जिसको हमने डिवाइड लाइन थ्योरी में भी स्टडी किया था। न्यूनाधिक का भेद हम इसे कह सकते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दार्शनिक प्रश्न है, क्या विज्ञान सत्य है और इंद्रिय जगत विषय के विषय असत हैं? यह प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर प्लेटो इस तरह देते हैं कि इंद्रिय जगत के विषय उस अर्थ में सत्य नहीं है जिस अर्थ में विज्ञान की अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन इंद्रिय जगत के विषय असत्य नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा संस्मरण में उनकी प्रतीति होती है या प्रतीति के विषय हैं, उनके माध्यम से ही हम विज्ञान को समझ पाते हैं, जान पाते हैं। अब हम प्लेटो के जो दूसरा तर्क है स्वरूप की दृष्टि से, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं, विज्ञानवाद को समझने में या ज्ञान में जो विज्ञानों की भूमिका है लॉजिकल तरीके से या तार्किक दृष्टि से, उसको समझते हैं। तो प्लेटो के अनुसार स्वरूप की दृष्टि से विज्ञान सामान्य है। सामान्य का संदर्भ समझते हैं। सामान्य का मतलब होता है कि विशेषों में अनुस्यूत एक रूपता। जैसे यदि हम कहें मानव एक का सामान्य हो सकता है, और जैसे और गाय का एक सामान्य हो सकता है। तो सामान्य का मतलब मानव कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ब्लैक, वाइट, या हम कहें अमेरिकन, इंडियन, बहुत तरह के मानव हो सकते हैं, बहुत भिन्नता हो सकती है, लेकिन फिर भी उनमें एक सामान्य है, निहित है, जिसके संदर्भ में हम सभी को मानव बोलते हैं। उसी तरह गाय के भी कई रंग हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से। तो हर एक विशेषों में कई विभिन्नताएं होती हैं।
उनके विभिन्नताओं के बावजूद उनमें एक समानता होती है जो उसका फॉर्म तय करती है, जो उसका एक फॉर्म बनाती है, जिसे हम कहें या स्वरूप तय करती है। इसी स्वरूप को विज्ञान, वो स्वरूप है उसका। तो विज्ञान सामान्य है, ये हमारे विशेषों में अनुस्यूत है, ये सभी सजातीय विशेषों में एक रूपता लाते हैं और सजातीय और विजातीय का भेद भी हमें सामान्यों से ही मिलता है। तो आइडेंटिटी एंड डिफरेंस जिसे बोलते हैं वो भी सामान्यों के कारण ही होती है। तो सामान्य ज्ञान के अधिष्ठान बन जाते हैं, जिनसे ज्ञान का अधिष्ठान हमें मिलता है। और पर यहाँ पर एक चर्चा महत्वपूर्ण है, जाके हम अरस्तू के दर्शन में देखेंगे। अरस्तू जो ये सामान्य और विशेष का जो भेद है, जो प्लेटो के दर्शन में हो गया है कि सामान्य एक दिव्य जगत में है और जो जिन्हें विज्ञान कहते हैं ये एक दिव्य जगत में है, इसे डिवाइन वर्ड कहेंगे हम, और सामान्य को डिवाइन वर्ड कहें, दिव्य जगत कहें, और विशेषों का जगत जो हमारा व्यवहारिक जगत है इसे हम कह सकते हैं सेंसरी वर्ल्ड या व्यवहारिक जगत। तो जो ये अंतर किया है प्लेटो ने, तो ये अंतर एक द्वैतवाद को दिखाता है, एक परमार्थिक द्वैत को दिखाता है, लेकिन जो अरस्तु को मान्य नहीं है। अरस्तु का मानना है कि जो सामान्य, जैसे सुकरात ने भी कहा, वो विशेषों में ही सामान्य को अनुस्यूत मानते थे, वो सामान्यों के लिए किसी अन्य दिव्य जगत की कल्पना नहीं करते। तो यह भेद अरस्तु को मान्य नहीं है। अरस्तु ये मानते हैं कि ये सामान्य विशेषों में ही अनुस्यूत हैं, इनके व्रत इनका कोई दिव्य लोक नहीं है या डिवाइन वर्ल्ड नहीं है। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो स्वरूप या सामान्य का काम है हमारे विशेषों में एक समानता लाना, सामान्यों में एक सजातीय एक रूपता लाना और उनको अलग सामान्यों से अलग करना, ये सामान्य काम है। सामान्य ज्ञान के लिए आना बहुत ही आवश्यक है। तार्किक रूप से सामान्यों के माध्यम से ही हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं या सुनिश्चित कर पाते हैं, और सामान्य को हम आकार की दृष्टि से भी समझ सकते हैं। आगे हम अध्ययन करेंगे कि कैसे प्लेटो उद्देश्य की दृष्टि से सामान्यों की चर्चा करते हैं। तो सामान्यों को जब उद्देश्य की दृष्टि से चर्चा करते हैं तो उद्देश्य के रूप में ये सृष्टि में एक विकासवाद है। तो उद्देश्य, पूरी सृष्टि जो है प्लेटो के अनुसार वो एक विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ पे हम विकासवाद और यंत्रवाद, इनमें एक तुलना कर सकते हैं। जो मैकेनिक वर्ल्ड की जो अवधारणा है, जो मैकेनिक वर्ल्ड की अवधारणा है, और जो हम कहें जो मैकेनिक वर्ड है हमारा MW, और जो एक वर्ड है जैसे हम कह सकते हैं टीलियोलॉजिकल वर्ड, टीलॉस मीन्स उद्देश्य। अरस्तु ने आगे टीलियोलॉजिकल और टीलियोलॉजी और टीलियोपैथी में भी बड़ा अच्छा भेद किया है, वो हम उनके दर्शन में समझेंगे। तो जो टीलियोलॉजिकल वर्ड है और जो मैकेनिकल वर्ड है, जैसे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस का जो अवधारणा है जो गति की या वर्ड कॉस्मोलॉजी में, वो यंत्रवादी है, मैकेनिकल है, जिसमें परमाणु में स्वयं गति है। लेकिन यहाँ जो विज्ञान है उनका कार्य उद्देश्य का निर्धारण भी है। तो समस्त वस्तुएं जो हैं वो उत्तरोत्तर एक उद्देश्य की ओर अग्रसर हैं। उद्देश्य एक लक्ष्य प्राप्ति है, जहाँ पर जैसे मैंने कहा डिग्रीज ऑफ ट्रूथ एंड डिग्रीज ऑफ नॉलेज की बात करते हैं प्लेटो अपने डिवाइड लाइन में। तो उसी प्रकार हर चीज़ जो सृष्टि में है वो अपने से उत्तरोत्तर विकास कर रही है, और विकास का चरम लक्ष्य जो है वो फॉर्म्स से है, और फॉर्म्स के बाद द आइडिया ऑफ गुड इज़ द अल्टीमेट पर्पस। और आइडिया ऑफ गुड जो है, जो उद्देश्य है, जिसको प्राप्त करने के लिए इंद्रिय अनुभूति से ये प्राप्त नहीं होगा। ये निर्विकल्पक अनुभूति है जिसको केवल समझा जा सकता है। इट्स कैन बी एक्ट ऑफ प्योर फिलॉसफी या लॉजिक जिसे कह सकते हैं हम। तो उसके माध्यम से तो सामान्यों का एक जो विज्ञानों का एक कार्य है वो इस सृष्टि में उद्देश्य स्थापित करना है। ये यंत्रवाद के विरुद्ध एक विकासवाद है। इस विकासवाद में एक उद्देश्य पूर्णता है, एक रूपता है, एक सामंजस्य है।
उसकी दृष्टि से भी हम उद्देश्य देखना है। और ये भी देखना है कि जो चीज़ें हैं व्यवहारिक जगत में, उनकी जो गति है, उनकी गति एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, और वो लक्ष्य है सत्य ज्ञान की प्राप्ति। वो लक्ष्य है सत्ता को समझना, ज्ञान को समझना, वास्तविकता को समझना। और इसके लिए जो विज्ञान का कार्य है वो उस उद्देश्य को स्थापित करना है। उत्तरोत्तर उद्देश्य की तरफ विश्व अग्रसर है, और इस दृष्टि से विज्ञान इस सृष्टि में विकासवाद को स्थापित करते हैं। और विकासवाद जो है वो उद्देश्य पूर्ण है। और उद्देश्य पूर्ण क्या है कि अल्टीमेट जो रियलिटी है, जो अल्टीमेट गुड है, द आइडिया ऑफ गुड है, उसको अचीव करना है। वो अल्टीमेट गुड हमें इंद्रियों के ज्ञान के माध्यम से नहीं मिलता है, वो विज्ञानों से ही मिलता है। और वो जो अल्टीमेट गुड है, जिसे आइडिया ऑफ गुड कहते हैं, जो अल्टीमेट पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति इंद्रिय अनुभूति से नहीं होगी। वो एक स्वानुभूति है, निर्विकल्प अनुभूति जिसे कहते हैं, शुद्ध प्रज्ञा से, या केवल उसको समझा जा सकता है। ओनली वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द एक्ट ऑफ फिलॉसफी और लॉजिक। आगे जो स्वरूप की चर्चा है उसमें अच्छा दृष्टिकोण, एक अच्छा उदाहरण आता है, एक संवाद है सुकरात का पार्मेनिडेस के साथ। वो संवाद इस तरह से है कि सुकरात जब सामान्यों को समझते हैं तो पार्मेनिडेस उनसे एक प्रश्न करते हैं, क्या सुकरात तुम इन सामान्यों को, जैसे कि सुंदरता का सामान्य है, सौंदर्य का सामान्य है, या सत्य का सामान्य है, वास्तविकता का सामान्य है, एकता का सामान्य या अनेकता का सामान्य, इन सामान्यों की सत्ता को मानते हो? तो सुकरात कहते हैं हाँ, इन सामान्यों की सत्ता स्पष्ट है। उसी तरह जो गुण हैं, अच्छाई बुराई, इस तरह के गुणों के, नैतिक गुणों के सामान्य मानते हो? तो सुकरात कहते हैं हाँ, ये भी स्पष्ट है। आगे वो कहते हैं कि अग्नि का और मनुष्य, वायु जो तत्व हैं हमारे आसपास, क्या तुम इनके सामान्य मानते हो? तो सुकरात को इसमें थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति में आते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न आता है, उसमें स्पष्ट नहीं होते। फिर पार्मेनिडेस आगे बढ़ते हैं, कहते हैं क्या तुम उन तुच्छ पदार्थों के बालू, कीचड़ आदि के भी सामान्य मानते हो? तो सुकरात कहते हैं इनके सामान्य मानने का कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। बाद में पार्मेनिडेस कहते हैं सुकरात से कि तुम अभी एक बोध बालक हो, जब तुम परिपक्व हो जाओगे तो तुम ये मानोगे कि इस विश्व में जो भी विषय है, जिसकी भी हमें प्रतीति होती है, उसके विज्ञान है, उसके और विज्ञान का एक सामान्य है। तो बिना विज्ञानों के, बिना उसके सामान्य के किसी भी वस्तु की प्रतीति हमें संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि सुकरात परिपक्व अवस्था में, प्लेटो भी परिपक्व अवस्था में इन सामान्यों की सत्ता को मानते हैं। इवन अरस्तु भी बाद में इसको ग्रहण करते हैं। इसकी चर्चा हम बाद में अरस्तु के दर्शन में भी करेंगे। तत्वमीमांसी सत्ता की दृष्टि से समझें तो सत्ता केवल विज्ञानों की है। अब सत्ता केवल विज्ञानों की है। और जो विशेष पदार्थ हैं इस विश्व के, वो उतने ही सत हैं। उनकी जो सत्ता है वो विज्ञानों की सत्ता से अनुप्रणित है। अर्थात पदार्थों की कोई अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। पदार्थों की अपनी कोई स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर स्वतंत्र सत्ता की बात करें तो इस अर्थ में पदार्थ असत है। लेकिन जैसा कि विज्ञानों की स्वतंत्र सत्ता है और विज्ञानों की सत्ता से ही पदार्थ में सत्ता होती है, और जितने ये पदार्थ, जितने ये विषय विज्ञान, ये व्यवहार के विषय हैं, जितना ये विज्ञानों में प्रतिभाग करते हैं, जितना उनमें भाग लेते हैं, उतने ही सत होते हैं। तो हमारे सत रियलिटी जैसे हम कहते हैं, उसका जो मूल का विषय है वो सत्ता है, वो विज्ञान है, वो विज्ञान की ही सत्ता है। विज्ञान नित्य है, निरंतर अपरिणामी है, अविनाशी है, उसमें कोई गति नहीं, कोई बदलाव नहीं, उसे गति की आवश्यकता भी नहीं, वो पूर्ण है। इस तरह से हम देखते हैं कि विज्ञान देश कालातीत है। ये इम्पोर्टेंट है कि विज्ञान देश कालातीत है। दे आर स्पेस एंड टाइमलेस। ये अतीन्द्रिय हो गए, ये निर्विकल्पक हो गए। यानी
ना हम विज्ञान को तत्वमीमांसी रूप से, ना इन्हें हम मानसिक कह सकते हैं और ना इन्हें हम भौतिक कह सकते हैं। तो जो भौतिक और मानसिक कहते हैं विचारों को, जैसे कोई आइडिया हमारे दिमाग में है तो वो मानसिक है, जैसे प्रेम का विचार मानसिक है, और किसी को अच्छे बोलना या प्रेम का की अभिव्यक्ति जो है वो भौतिक भी हो सकती है। लेकिन जहाँ बात विज्ञानों की होती है, उनकी सत्ता की होती है, उनकी तत्व मीमांसा की होती है, तो तात्विक रूप से ना ये मानसिक हैं और ना ये भौतिक हैं, ये अतीन्द्रिय हैं। ये जो विज्ञान है वो अतीन्द्रिय हैं। लेकिन इसका कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं होता कि ये इनकी सत्ता नहीं है या सत्तावान नहीं है। ये इनकी सत्ता है, और इनकी सत्ता एक स्वतंत्र सत्ता है, और जिसकी सत्ता के कारण ही विषयविद पदार्थों की सत्ता है। और जितना ही ये विषय पदार्थ इस सामान्य विज्ञान में भाग लेंगे, उतने ही सत्ता की दृष्टि से ये सत होंगे और उतने ही ये सत्तावान हो जाएंगे। अब इसी चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो एक और जो हमें तर्क मिलता है, जो रहस्यात्मक दृष्टि से जो तर्क मिलता है, और उस तर्क के लिए जो शब्द है या जो उसे बोलते हैं प्लेटो द आइडिया ऑफ गुड, या इसे बोलते हैं वो शिव तत्व। जो आइडिया ऑफ गुड है, रहस्यात्मक दृष्टि से जो आइडिया ऑफ गुड है, वही संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। और इस आइडिया ऑफ गुड को हम अनुभूत का विषय नहीं कह सकते, इसको हम अनुभव नहीं कर सकते। और इसकी व्याख्या के लिए, जैसे कि हम सिम्पोजियम में एक देखते हैं कि इसको प्लेटो ने सिम्पोजियम में इसको द आइडिया ऑफ ब्यूटी या परम सौंदर्य कहा है। सिम्पोजियम में इसे प्लेटो परम सौंदर्य की अवधारणा देते हैं। कहते हैं कि ये कैसा है कि ये ना सुंदर है, ना सुंदर है, ना यहाँ सुंदर है, ना वहाँ सुंदर है, ना अंशतः सुंदर है, ना पूर्णतः सुंदर है, ना मेरे लिए सुंदर है, ना किसी और के लिए सुंदर है, या इस सुंदरता के रूप की तुलना किसी हम भौतिक अंग या सुंदर वस्तु से नहीं कर सकते। यह अपने आप में परम सौंदर्य की कल्पना है, जो अनुभविक कल्पना नहीं, जिसकी कल्पना इंद्रियों के माध्यम से नहीं हो सकती, निर्विकल्पक अनुभूति का सौंदर्य है। ऐसे ही इसकी अवधारणा हमें अन्य जगहों पर भी मिलती है, जैसे कि एक उदाहरण में हम समझते हैं। तो सिम्पोजियम में जैसे कि परम सौंदर्य सुप्रीम ब्यूटी कहा है, फीडर्स में इसको परम सत्य सुप्रीम बीइंग कहा है, और रिपब्लिक में इस विज्ञान रूप शिव तत्व को आइडिया ऑफ गुड कहा गया है। तो जब इसी परम तत्व की अवधारणा को फीडर्स में ऐसे वर्णन किया गया है कि परम सत्य का ना कोई रूप है, ना कोई आकार है, ना द्रव्य है, ना घनत्व है, इसका साक्षात्कार विशुद्ध प्रज्ञा से हो सकता है। और ऐसा जो साक्षात्कार है वो सृष्टि में प्रतीत नहीं हो रहा है, वह अपने नित्य में शुद्ध और स्वरूप में प्राप्य होगा। लेकिन सृष्टि में जो ये ऐसा प्रतीत नहीं होगा जैसा सृष्टि में हो रहा है, और ये अपने नित्य शुद्ध रूप में शुद्ध प्रज्ञा से प्राप्त होगा। इसी परम तत्व का सर्वोत्तम वर्णन हमें रिपब्लिक में मिलता है, जो इसमें ऐसा कहा गया है कि जो ज्ञेय है, जो जिससे सत्ता को सत्ता मिलती है या ज्ञाता को ज्ञान शक्ति मिलती है, तो मैं चाहता हूँ तुम उसे विज्ञान स्वरूप शिव तत्व कहो। तो इस शिव तत्व की अवधारणा इस प्रकार की है कि जिस प्रकार दृष्टि और के लिए सूर्य का प्रतिमान यूज़ करते हैं, लेकिन दृष्टि सूर्य के समान नहीं हो सकती, जो द एलगरी ऑफ सन है। जिस तरह से सूर्य से पूरा विश्व प्रकाशित होता है, सूर्य के द्वारा ही हम प्रकाश में आते हैं। तो इस तरह से रहस्यात्मक दृष्टि में हम विज्ञानों का एक अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसे सिम्पोजियम परम सौंदर्य, परम सत्ता के आधार पर व्याख्यायित करता है। और ऐसे ही हम इस परम तत्व को रिपब्लिक में देखते हैं। तो प्लेटो इस तरह से इस परम तत्व की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्लेटो का शिव तत्व है वो सत्यम, शिवम, सुंदरम तीनों ही है,
और यही शिव तत्व जो है प्लेटो को, उसे हम एक धारणा में कहें तो यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है। और इसी को ही हम इनके दर्शन में अगर कहें रहस्यमय से तो यही सत्य है, चित्त है, रियलिटी, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, आनंद है। तो ये अवधारणा हमें प्लेटो के दर्शन में मिलती है। यहाँ पे एक अवधारणा और हमें समझनी है कि जो इस विश्व का निर्माण है उसके लिए जो प्लेटो ने कल्पना की है यहाँ पे, तो उन्होंने सबसे ऊपर किया है विज्ञान, और उसके बाद हम उनकी अवधारणा को देखते हैं। विज्ञान के बाद वो चर्चा करते हैं ईश्वर की। तो ईश्वर इनके दर्शन में एक इमिनेंट काज है जो इस विश्व की रचना करता है, लेकिन जो जिसके द्वारा करता है वो विज्ञान है, और ईश्वर भी विज्ञान में निहित है। विज्ञान जो है उसको प्लेटो साइंस ऑफ साइंस कहते हैं, इसे आइडिया ऑफ गुड कहते हैं। आइडिया गुड से ही इस पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में एक रूपता, सार्वभौमिकता होती है। तो विज्ञान सर्वोपरि हैं। ईश्वर उन विज्ञानों के माध्यम से ही इस विश्व की रचना करता है। तो ईश्वर का कार्य नियंता है, वो नियंता है, गतिदाता है। तो इस तरह से हमने प्लेटो के विज्ञानवाद को 5 तर्कों के आधार पर समझा। ज्ञान मीमांसी, तत्व मीमांसीय, स्वरूप की दृष्टि से, तर्कशास्त्रीय तर्कों के आधार पर, रहस्यवादी तर्कों के आधार पर उनके विज्ञानवाद की एक व्याख्या प्रस्तुत की। अब हम आत्मा की अमरता के सिद्धांत पर थोड़ा सा विचार करते हैं। प्लेटो के अनुसार जो आत्मा के लिए प्लेटो ने तर्क दिए हैं वो फेडो में ज्ञान मीमांसी, तत्व मीमांसी, नैतिक तर्क दिए हैं। आत्मा को प्लेटो कहते हैं विज्ञानों का ज्ञान होता है, और विज्ञानों का ज्ञान उसी वस्तु को हो सकता है जो उस तरह की है। जैसे नित्य, अपरिणामी, निरंतर विज्ञान है, वैसे ही आत्मा भी अमर, नित्य, विनाशी, निरंतर है। और दूसरा उदाहरण जो प्लेटो देते हैं वो कि आत्मा को संस्मरण आते हैं, और संस्मरण विज्ञानों के आते हैं। तो संस्मरण इसलिए आते हैं क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा को पहले से ही ज्ञान है। ये ज्ञान आत्मा इस लोक में नहीं एकत्र करती है, वो ज्ञान आत्मा में नित्य रूप से निहित है। आत्मा को पुनः तत्वमीमांसी आधार पर आत्मा को एक सिंप्लिसिटी और यूनिटी मानते हैं प्लेटो, कि वह सरल है, एक है, और जो सरल है वो विभाज्य नहीं हो सकता, इसलिए वह विभाज्य है। आत्मा को पुनः प्लेटो कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट से कनेक्ट करके गति का भी कारण मानते हैं। और सबसे अच्छा जो तर्क है उनका वैल्यू बेस्ड, जिसे हम कह सकते हैं। आत्मा की अमरता को न्याय के लिए प्लेटो ने पूर्व मान्यता माना है। और एक और आर्गुमेंट दिया है कि इस सृष्टि में आत्मा की पूर्व मान्यता न्याय के लिए है, और आत्मा के आधार पर ही हम आत्मा को अमर मानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे कर्मों का वो फल होगा, वो अगले जन्म में, पूर्व जन्म के, इन सब का निर्धारण आत्मा की अमरता के आधार पर होगा। इस प्रकार सभी बुराइयाँ नष्ट करती हैं, परंतु आत्मा में जो बुराइयाँ हैं, जो अज्ञानता है, जो दिग्धता है, वो आत्मा को नष्ट नहीं कर पाती, इसलिए आत्मा अमर है। तो इस तरह से आत्मा की अमरता को लेकर के प्लेटो ने विभिन्न ज्ञान मीमांसी, तत्व मीमांसी, नैतिक तर्क दिए हैं। तो इस तरह से आज के व्याख्यान को हम यहीं विश्राम देते हैं। और ये कुछ रेफरेंसेस हैं कुछ किताबों के जो काफ़ी उपयोगी हैं विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद।